नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। आज की बहस किसी राजनीति से नहीं बल्कि एक बेहद गंभीर सामाजिक सच्चाई से जुड़ी है। मध्य प्रदेश में एक साल में 15,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है और सबसे चिंता की बात, इनमें आधे से ज्यादा युवा हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये टूटते सपने हैं, बिखरते परिवार हैं और वो सवाल हैं जिनका जवाब समाज, सिस्टम और हम सबको मिलकर ढूंढना है। क्या बढ़ता तनाव, क्या बेरोजगारी, क्या परीक्षा का दबाव या फिर अकेलापन? आखिर युवा इतनी बड़ी लड़ाई अकेले क्यों लड़ रहे हैं? सरकार ने स्टेट टास्क फोर्स बनाई है, काउंसलिंग शुरू करने की बात कही है, लेकिन क्या ये कदम काफी है? आज की बहस में आरोप नहीं, समाधान की बात होगी, क्योंकि हर जिंदगी अनमोल है और हर आवाज सुनी जानी चाहिए। इसी पर करेंगे आज की बहस। अभी देखने में आ रहा है कि इंदौर में आत्महत्या केस बढ़े हैं। ये सिर्फ इंदौर की बात नहीं है, सभी जगहों पर ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मानसिक समस्याएं बढ़ी हैं लोगों में। डिप्रेशन, एंजाइटी केस बहुत बड़े हैं और इंदौर में हमको ये केस इसलिए भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी थोड़ा एजुकेशन का हब बन गया है इंदौर और यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव और स्ट्रेस में रहते हैं। कोई प्रॉपर उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कोचिंग्स में, जहाँ पर इनको एक काउंसलिंग मिल सके, इनको एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिल सके। तो ये बड़ा तो है, डेफिनेटली बड़ा है। कोविड के बाद से भी हम देख रहे हैं सिनेरियो बहुत चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और डिजिटल में लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़े हैं, बच्चे या बड़े। तो मुझे एक फ्री टाइम होता था जो हम फैमिली के साथ बिताते थे, अपने दोस्तों के साथ बिताते थे, हम ज़्यादा सोशलाइज करते थे। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो भी स्ट्रेस होता था, एंजाइटी होती थी, वो कहीं ना कहीं हम उससे बहुत दूर रहते थे। हम बहुत डिजिटलाइज हुए हैं, हम बहुत आइसोलेटेड हुए हैं सोसाइटी से, लोगों से। नेहा यादव मेरी बच्ची थी, दांतों का इलाज चल रहा था, तार लगे हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो सुबह ड्यूटी पर जा रही थी वो। बोले बेटा ड्यूटी जाएगी? तो बोले पापा आज मेरी छुट्टी में ड्यूटी नहीं जाऊंगी। बोले बेटा फिर क्या करेगी? बोले मैं डॉक्टर के पास जांच करवाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर नीचे के भी दांत निकालने का बोल रहे हैं। बोला बेटा बहुत खतरनाक काम हो जाएगा। बोले पापा जाऊँ तो सही यहाँ। बोला बेटा ठीक है तू चले जा। वो चली गई। मैं SRI फार्म के लिए जाना था मुझे, झोन पे नगर निगम आना था मुझे। मेरे दोनों काम के लिए घर से निकला। मेरी पत्नी है जो उसकी मम्मी, वो शुक्ला जी के यहाँ नौकरी करती है, डस्टिंग वगैरह का कार्य करती है। वो वहाँ चली गई। कल नेहा गई नहीं थी तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा रुक करके मेरी बच्ची का भी काम करके वो वहाँ से 3, 3:15 बजे करीब घर आई। थाना इंदौर में एक घटना हुई थी जिसमें कि एक लड़की को, जो नाबालिग, उसके साथ करण पंडित और उसके अन्य साथियों की जो 5 नाबालिग थे उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसको ले गए खजराना में, जो अस्पताल थी उसमें बंद करके उसके साथ उसको बेहोश करके उसकी मारपीट की गई। और इस पर से उसको ये भी बोला गया, उसका वीडियो बनाया गया और बोला कि अगर तुमने किसी को बताया तो वीडियो ये वायरल कर दिया जाएगा। उसके बाद उसने जो बच्चा था नाबालिग, उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन ये वीडियो कुछ दिनों पहले जब वायरल हुआ, उसके पिता के पास पहुंचा, तब जाकर उसने सच्चाई बताई, तब जाकर थाने में आकर रिपोर्ट की गई, जिसमें कि किडनैपिंग की धारा में, एक्सटॉर्शन की धारा, ब्लैकमेलिंग की धारा में, मारपीट की धारा में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। और कल दिनांक 5 थाना इंदौर पर 20/2026 धारा 194 BNS में मतिका नेहा यादव, पिता रवि यादव, उम्र 19 साल, निवासी भगत सिंह नगर, बाणगंगा, इंदौर का होकर कल दिनांक 21/1/2026 के दोपहर 3 बजे घर पर फांसी लगाने पर मत अवस्था में MRI अस्पताल है। क्या प्रोफाइल है? अभी ये जांच का विषय है, कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, परिजनों के बयान भी नहीं है। अभी तक कोई सुसाइड नोट भी प्राप्त नहीं हुआ है और कोई बयान नहीं हुए हैं। तो आज की बड़ी बहस हम इसी पे करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में एक साल में 15,000 युवाओं ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बड़ा कारण क्या है? क्यों युवा आजकल अपने मन की बात किसी से नहीं कर पा रहे हैं? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी। इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। मनोचिकित्सक है डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले रुक करूंगी मैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी आपका।
क्योंकि आप एक मनोचिकित्सक हैं तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि एक साल में 15,000 युवाओं ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। क्या ये ट्रेंड अब खतरे की घंटी नहीं है? कितनी बड़ी खतरे की घंटी इसको हम मान लें? और क्या कुछ ऐसा कारण रहा होगा? क्या मुख्य कारण आप मानते हैं सबसे ज्यादा जो आज युवाओं की जिंदगी को छीन रहा है? संजीव जी। ये सुसाइड केस बड़े हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बड़ी हैं लोगों में। और ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों बड़ी हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है समाज में। हम बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड की तरफ गए हैं, रियल वर्ल्ड से हम बहुत अलग हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल या कॉलेजेस हैं, इसमें जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। इस वजह से उनमें तनाव आ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो पढ़ाई के लिए उतना टाइम नहीं दे पाते हैं कई बार। और उस वजह से स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में आ जाते हैं और ये सुसाइड जैसी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे अपन फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, तो मेंटल हेल्थ का कोई टीका नहीं आता है, पर मेंटल हेल्थ की स्क्रीनिंग की जा सकती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, कुछ ऐसा नियम बनाएं कि सभी इंस्टीट्यूट्स में ये कंपलसरी करें कि आपको टाइम टू टाइम एक स्क्रीनिंग होना चाहिए मेंटल हेल्थ का बच्चों का। और वहाँ पर ये इस बात के लिए निश्चित करें कि कोई ना कोई काउंसलर, एक मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर अपॉइंट हो, जो समय समय पर बच्चों को काउंसलिंग दे सके। अगर किसी तरह की एंजाइटी या डिप्रेशन बच्चों में हो रहा है तो उनको सही समय पे उनका समाधान उनको मिल सके। तो ये एक बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं अगर हम इस दिशा में कुछ सोचते हैं। संजीव त्रिपाठी जी, आपका रुख करते हुए, क्या आज के युवा पहले से ज्यादा मानसिक रूप से असुरक्षित हो चुके हैं? क्या वो अपने दिल की बात अपने अभिभावकों से भी करने में अब असमर्थ नजर आ रहे हैं आपको? और एक साल में 15,000 युवाओं ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सबसे बड़ा मुख्य कारण आप क्या मानते हैं, डॉक्टर संजीव जी? देखिए, कम्युनिकेशन गैप हुआ है क्योंकि अब लोग उतने वोकल नहीं हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। सर, मेरा मैं देखता हूं सवाल बच्चों में बहुत डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी से है। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ, तो इसमें ये देखा है कि अभी बच्चे जो है ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो एक सोशल सिचुएशन में ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते, तो वो कभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पेरेंट्स के साथ उनका कम्युनिकेशन गैप हुआ है। पेरेंट्स भी बिजी हैं कहीं ना कहीं, दोनों कई बार वर्किंग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों वर्किंग होते हैं, फिर जो टाइम उनका बचता है वो मोबाइल में चला जाता है, बच्चे मोबाइल में एंगेज रहते हैं। तो जो एक 1 to 1 बातचीत होना चाहिए लोगों के बीच में, वो गैप आया है। सोशलाइजेशन कम हुआ है, बातचीत कम हुई है। और ये एक बड़ा कारण है कि हम अपना तनाव, अपना स्ट्रेस, हमारे कोई इमोशंस है, कोई नेगेटिव इमोशंस है, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। अगर शेयर करने से भी कई बार हम बहुत हल्का महसूस करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप आया है, ये भी एक बड़ा रीजन है। ठीक है। संजय त्रिपाठी जी, आपका रुख करते हुए, देखिए एक साल में सर 15,000 मौतें, अपने आप में ये एक बहुत गंभीर विषय है। इसको हम सबसे बड़ा सिस्टम फेलियर मान लें? नहीं, बिल्कुल सिस्टम फेलियर तो है ही है, इसमें कोई दुराय नहीं है। बहुत ये दुखद है कि रोज आत्महत्याएं के मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम खासकर आज तक आपने बताया कि मध्य प्रदेश में 15,000 के आसपास साल भर में आत्महत्याएं हो चुकी हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी लगभग इंदौर में सबसे अधिक आत्महत्याएं हो रही फिलहाल। अभी मैंने एक खबर भी छापी है कि अभी 15 दिन में इंदौर में कम से कम 8-9 आत्महत्याएं हो चुकी हैं। तो जो आत्महत्याएं हो रही हैं उसमें चिंताजनक मामले हैं ये। इसके पीछे बहुत सारी वजह है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मानसिक रूप से जो छात्र होते हैं वो परेशान रहते हैं। इसके अलावा दहेज प्रताड़ना हो गई, घरेलू हिंसा हो गई, ये सब बहुत सारे मामले होते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले की बात है, इंदौर में MGM मेडिकल कॉलेज है, वहां पर एक छात्र ने, जो फर्स्ट ईयर का छात्र था MBBS का, उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि बाद में उसको सुसाइड नोट मिला तो पता चला कि वो रैगिंग मामले से परेशान था, उसके सीनियर छात्र थे वो रैगिंग ले रहे थे, इसलिए वो आत्महत्या कर ली। इस तरह कई अभी हाल ही में 2-3 मामले इस तरह आए हैं। तो ये बहुत सारे चिंताजनक मामले हैं और इसके पीछे बहुत सारी वजहें रहती हैं आत्महत्या के पीछे। इसमें वजह जैसे आपको हमने बताया कि मानसिक रूप से परेशान रहते हैं बच्चे, पढ़ने के लिए उनके सारे पढ़ने में उनके अंदर इतना दबाव रहता है उनके ऊपर, चाहे वो अभिभावक का दबाव हो, चाहे कॉलेज या स्कूल का दबाव हो, तो उससे परेशान होकर के इस तरह कदम उठाते हैं। कई ऐसे मुद्दे होते हैं संजय त्रिपाठी जी जिसमें लगातार अभिभावक यही कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे।
जब कोई युवा आगे बढ़कर अपनी बात, अपने दिल की बात शेयर भी करना चाहता है, तो अक्सर ऐसे माता पिता मिलते हैं समाज में, ऐसे अभिभावक मिलते हैं जो ये कह के चुप करा देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और यही का कारण निकल के सामने आता है कि बच्चे आत्महत्या जैसे गंभीर कदम को चुन लेते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। आत्महत्या इसीलिए हो रही है कि जो बच्चा जो ही जिस वजह से लेकर परेशान ना, तो अपनी बात किसी से बता नहीं पाता, चाहे वो अपने माता पिता हो या अपने दोस्तों से बताने से शर्म, अगर बताता भी है, मान लिए किसी ने कभी कभी किसी न किन्हीं कारणों में चलते, तो माता पिता जैसे आपने बताया तो चुप करवा देते हैं, तो फिर दूसरी बार वो बताने के साहस ही नहीं करता, तो इस तरह के मामले आते हैं, इससे वो परेशान होकर के आत्महत्या कर लेता है। तो मुख्य वजह यही है इसके पीछे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आत्महत्या नहीं हो, उसके आंकड़े कम आए, हालांकि आत्महत्या तो होती रहेगी लेकिन आंकड़े कम हो, उसके पीछे उसको रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास होने चाहिए, तो इसके पीछे जैसा कि डॉक्टर साहब बताया कि जो माता पिता है वो बच्चों से बात करें, उनको जो पढ़ाई का बोझ उनको अधिक नहीं डालें, और उनके जो जिस क्षेत्र में वो जाना चाहे उस क्षेत्र में जाए। इस तरह के मामले भी आते हैं कि बच्चा चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं और उसको बोलते हैं तुम तो डॉक्टर बन जाओ, और बिना न चाहते हुए डॉक्टर की तैयारी करता है, हो जाता है, उसकी पढ़ाई में मन लगता नहीं है, परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह के बहुत सारे मामले आते रहते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि खासकर जो अभिभावक हैं उनको बच्चों से बात करना चाहिए समय समय पर, अगर उसके पास जो उनके अंदर परेशानी हो। अगर इस तरह का जो टीचर हैं, चाहे वो कॉलेज के हों या स्कूल के हों, वो भी छात्रों से समस्याओं को लेकर बात करें, तुमको परेशानी क्या है। यही ऐसे घर में जो होते हैं, जैसे पारिवारिक कलह की वजह से जो आत्महत्याएं होती है, चाहे वो दहेज प्रताड़ना की वजह से जो आत्महत्याएं होती है, तो इस तरह जो मामले होते हैं उसमें अगर व्यक्ति एक दूसरे से बात करे, चाहे अपने दोस्त से बात करे, अपनी समस्याएं बताए, अपने माता पिता से बताए, या जो भी उसके रिश्तेदार हो उनसे बताए, तो अगर अपनी जो बातों को साझा करेगा एक दूसरे से, तो हो सकता है उसकी आत्महत्या के मामले धीरे धीरे कम हो जाए और नहीं करेगा आत्महत्या। ठीक है, संजीव त्रिपाठी जी, आपका रुख करते हुए देखिए, सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं आप? आजकल डिप्रेशन में जो युवा जा रहे हैं उसकी सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो क्या है? बेरोजगारी या फिर पढ़ाई का दबाव हम मान लें? क्या सबसे बड़ा मुख्य कारण है? सोशल मीडिया भी इसमें हम काउंट करना नहीं भूलेंगे सर, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पे दूसरों के द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है कि बहुत सुखी लाइफ हम जी रहे हैं, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और जो युवा हैं आजकल, वो इन्फ्लुएंसर्स को देख के इस कदर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उनको लगता है कि यार इनकी लाइफ कितनी अच्छे तरीके से गुजर रही है, हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो सोशल मीडिया जो कंपैरिजन है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हम समझ लें, या बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं कि कारण मानसिक दबाव का। देखिए, आपने जो कहा है वो तो एक कारण है ही, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो हर दूसरा बच्चा कहीं ना कहीं रील बना रहा है या कुछ ना कुछ अपना चैनल चला रहा है। और एक मैं इसमें देखता हूँ कि एक रियल वर्ल्ड से जो लोग कट गए हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए हैं, और वर्चुअल वर्ल्ड को ही वो एक रियल वर्ल्ड की तरह देखने लगते हैं। अभी आप देखेंगे 3 बहनों ने सुसाइड किया, वो अलग केस, वो कोरियन उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे क्योंकि वो डिजिटली उसको जी रहे थे, उन्होंने अपने नाम भी कोरियन स्टाइल में रख लिए थे, और वो देख रहे थे कि वो उसको अचीव नहीं कर पाए। वर्चुअल वर्ल्ड में तो मिल रहा है लेकिन रियल वर्ल्ड में वो उससे बहुत दूर हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन डेवलप हुआ। और वो ये वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व होने से, रियल वर्ल्ड से कटने से भी कई बार लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि वो जो रियल वर्ल्ड की जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर पाते। बच्चों ने पढ़ाइयाँ छोड़ दी थी, तो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई छोड़कर बैठे हुए हैं या पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो जब उनका जो एक तालमेल, एक सही बैलेंस होना चाहिए लाइफ का, वो बैलेंस बना नहीं पाते बच्चे। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिजिटल वर्ल्ड पैदा होने से एक बहुत बड़ी समस्या बनी है, जो कहीं ना कहीं युवाओं में एक बड़ा बदलाव ला रही है और ये मानसिक समस्याओं को पैदा कर रही है। ऑनलाइन गेमिंग, जैसे अभी यूपी के गाजियाबाद में एक गंभीर मामला सामने आया, जो कि आप जिक्र कर रहे थे कि एक साथ 3 बहनों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है सर, और इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है, बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं, 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं। सोशल मीडिया और फिर स्क्रीन टाइमिंग भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है आजकल के बच्चों की जिंदगी में, तो उसको आप कितना बड़ा कारण मानते हैं? अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि अगर आपका बच्चा 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम है उसका, तो पूरे चांस उसके डिप्रेशन में जाने के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो कंपलसरी होना चाहिए, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, जब भी कानून बनेगा तब बनेगा कि बच्चों को सोशल मीडिया एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अभी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब तक बच्चा आपका एडल्ट नहीं हो जाता तब तक आप उसको पर्सनल मोबाइल ना दें। पर्सनल मोबाइल देने से उसको बहुत फ्रीडम मिल जाता है कुछ भी एक्सप्लोर करने का, और खास तौर पे अगर उसको जरूरत पड़ती है मोबाइल की, या मान लो स्कूल में आजकल बहुत जरूरी हो गया कि भाई मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं, तो पेरेंट्स का जनरली ये कहना रहता है कि बहुत सारे
प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उनको जो मोबाइल की से ही हो सकते हैं, तो हमको उनको मोबाइल देना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चों के पास कोविड के टाइम पे मोबाइल आ गया, है ना? तो अब जो बच्चों के पास मोबाइल आ गया और वो चूंकि मोबाइल में ज़्यादा इंगेज हो गए हैं, वो इतने मैच्योर नहीं हैं, उनको इतना एक्सपोजर मिल रहा है जो जिसके लिए वो मेंटली तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण है कि बच्चे रियल वर्ल्ड से हटकर और इस तरह की गेमिंग और इन सब की लत में जा रहे हैं। गेम एक बहुत बड़ा कारण है, मेरे पास बहुत केस आते हैं जिसमें मोबाइल एडिक्शन के, गेम एडिक्शन के, इस तरह केस बहुत लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पहले मेरे पास अगर आप मान के चलिए कोविड से पहले महीने में 1 आध केस आता था, तो आज आप ये मान के चलिए कि रोज 1-2 केस मोबाइल एडिक्शन के या मोबाइल से जुड़ी हुई समस्याओं के बच्चों को देखने को मिल रहे हैं। तो आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको मोबाइल से कैसे दूर रखा जाए? क्योंकि छोटे बच्चे जो कि सही से बोलना और चलना भी नहीं जानते, उनको पहले मोबाइल चाहिए। गेम्स खेलना, मोबाइल की दुनिया में खो जाना, आपसी मिलन जो बोलते हैं सहयोग ना बढ़ाना, और अक्सर हम देखते हैं ऐसा सर कि जो माता पिता होते हैं वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं, जो कि बेहद गंभीर परिणाम उनको झेलने पड़ते हैं भविष्य में। मैं यही बोलता हूँ, देखो टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से हम उनको वो तो नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे फिर अपने आप को हीन महसूस करेंगे। तो मोबाइल देना उनके लिए ज़रूरी भी हो जाता है, पर आप अपना मोबाइल दीजिए उनको और अपने कॉमन एरिया में, आप उसको पर्सनल एरिया में अलाउ मत करिए। आपके सामने बच्चा क्या देख रहा है, क्या एक्सप्लोर कर रहा है, वो सब पता होना चाहिए। तो अगर आप थोड़ी बहुत देर के लिए देते भी हैं मोबाइल, तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में होना चाहिए। तो ये पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, संजय त्रिपाठी जी आपका रुख करते हुए सर, देखिए जब एक युवा अपना जान गंवा देता है तो सबसे बड़ी जवाबदेही आप किसकी मानते हैं? सिस्टम की, परिवार की, या फिर समाज की? सबसे बड़ी जवाबदेही किसकी है? देखिए, सिस्टम तो उसके लिए जिम्मेदार है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिवार का प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। अगर जो उनके अभिभावक हैं, जो माँ बाप हैं, अगर अपने बच्चे पर विशेष तौर पर ध्यान रखें, किस वजह से वो परेशान है, क्यों हमसे बात नहीं कर रहा है ना, चाहे वो स्कूल की वजह हो या उसके दोस्त की वजह, जो भी वजह होती हैं, तो अगर अभिभावक अच्छे से ध्यान दे बच्चों पे, उनकी परेशानी को समय समय पर पूछें, उनसे बात करें, उनसे दोस्त के हिसाब से उनसे व्यवहार करें, तो ये समस्याएं कुछ हद तक कम हो सकती हैं। इसके अलावा स्कूल में भी जो टीचर होते हैं, टीचरों को भी अपने छात्रों से, छात्र छात्राओं से बात करनी चाहिए समय समय पर। उनको अगर मान लीजिए कुछ उसको समझाना है तो तरीके समझाना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें हैं कि खासकर मनोविज्ञान भी पढ़ना बहुत जरूरी है, खासकर छात्र छात्राओं के, और खासकर जो बच्चों के अभिभावक होते हैं, वो मनोविज्ञान का अगर अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो आत्महत्याएं हो रही हैं वो कुछ हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि उनको मालूम पड़ जाएगा कि बच्चा चाहता क्या। अगर वो नहीं भी बोल पा रहा, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं बता रहा अपने माता पिता से, तो अगर उसका अध्ययन होगा खासकर माता पिता को मनोविज्ञान का, तो कहीं ना कहीं उनको मदद मिलेगी उसको समझने में, तो उससे कुछ न कुछ आत्महत्याएं कहीं ना कहीं कुछ कम होगी संख्या। लेकिन संजय जी देखिए, नशा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम नशा जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, युवा जो है वो नशे की चपेट में आ रहे हैं, नशे की तस्करी लगातार बढ़ रही है पूरे देश में, इसके लिए भी जवाबदेही तो सरकार की बनती है ना, कि किस तरीके से नशे से बच्चों को दूर रखा जाए। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो आजकल नशे की तस्करी करते हुए पाए जाते हैं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं वो नशे की तस्करी करते हुए पाए जाते हैं। तो उनको कैसे रोका जाए और किस तरीके से उनको सही रास्ते पे लाया जाए, ये भी तो एक बेहद गंभीर सवाल है। नहीं, इसके लिए बिल्कुल सही बात है, प्रशासनिक स्तर पर जो पुलिस है, वहाँ की स्थानीय पुलिस हो, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, उसके लिए उसको कदम उठाना, कि उसके लिए कदम उठते भी हैं, और खासकर उसके अभियान भी चलते हैं, बहुत सारे अभियान भी पुलिस अपने समय पर चलाती रहती है, नशा मुक्ति अभियान, इस तरह अभियान सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से पर चलते रहते हैं। लेकिन उससे बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है कि जो अभिभावक है वो अपने बच्चों पर ध्यान दे। अगर बच्चा उनका कोई नशा कर रहा है या नशा करने कहीं जा रहा, मान लीजिए कोई बच्चा है नशा कर रहा हो, देर रात 12 बजे घर आ रहा है, तो ये काम अभिभावक का है कि हमारा बच्चा देर रात क्यों 12 बजे घर आ रहा है, नशा करके आ रहा, तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाए या उसको उसकी काउंसलिंग कराई जाए। हालांकि जहां तक रही बात प्रशासन की या पुलिस की, तो वो तो जिम्मेदार रही है। जो नशा आज जगह जगह बिक रहा है, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, उसको उपयोग जो खासकर जो बच्चे कर रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, उसमें प्रशासनिक स्तर पर और पुलिस स्तर पर कार्रवाई होती है, होना भी चाहिए, और उसके लिए अभियान भी चलता है। लेकिन प्रमुख रूप से अगर अभिभावक जो है वो अगर इस पर निगाह रखे अपने बच्चों पर, तो उसमें और अधिक सुधार आ सकता है। ठीक है, संजीव त्रिपाठी जी आपका रुख करते हुए सर, डिप्रेशन का जो सबसे पहला लक्षण है उसको किस रूप में अभिभावक पहचाने? जी देखिए, सुसाइड जब होती है तो एकदम अचानक से नहीं होती है, उसके पीछे बैकग्राउंड होता है कोई ना कोई। वो सुसाइड बहुत पहले से कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहले बच्चा स्ट्रेस में आता है, फिर डिप्रेशन में आता है। तो पेरेंट्स ये देखें कि अगर उनके बच्चे में पिछले 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से अगर उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में, उसके व्यवहारों में
कोई नकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको इमीडिएटली उससे बात करनी चाहिए और किसी प्रोफेशनल हेल्प आपको लेनी चाहिए। अगर बच्चा इस तरह की बातें कर रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है या सुसाइड की बात कर रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और बच्चा कहीं न कहीं वो साइन देता है, मतलब वो बात ऐसा नहीं है कि एकदम सुसाइड कर लेगा, वो कहीं न कहीं बात करता है, बताता है, उसके अंदर वो विचार उस तरह के लोगों के साथ शेयर होने लगते हैं। तो उसको सही समय पे अगर हम आइडेंटिफ़ाई कर लें तो डेफ़िनेटली हम इस सुसाइड को बचा सकते हैं और लोगों को डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं। और स्कूल कॉलेज की अगर हम बात कर लें तो क्या वहाँ पर मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य कर देना चाहिए? वहाँ पर क्या अलग-अलग वर्कशॉप का आयोजन होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सहयोग मिल सके? बिल्कुल, इमीडिएटली करना चाहिए। मतलब ये टाइम आ गया है कि अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा जी, जी कि सर। मेरे पास जो बच्चे आते हैं, उसमें अगर मान लो कोई भी केस है, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन का हो या स्मोकिंग का हो या किसी तरह के ड्रग लेने का हो या बच्चा किसी तरह से डाइवर्ट हो रहा है और नेगेटिविटी उसके अंदर आ रही है, तो उसमें कहीं न कहीं आप देखेंगे कोई न कोई कारण ज़िम्मेदार होता है। और वो कारण हमको कई बार ये देखने को मिलता है कि उन बच्चों में या तो लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, बच्चा नॉर्मल होगा, हर चीज़ में अच्छा होगा, कई बार वो आउटस्टैंडिंग करता है दूसरी चीज़ों में, लेकिन उसको पढ़ाई में डिसेबिलिटी होती है किसी एक चीज़ में, रीडिंग में, राइटिंग में, मैथ में, ग्रामर में, लैंग्वेज में, किसी एक में एक से ज़्यादा में हो सकती है। या बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है, मतलब वो उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा कम नहीं है लेकिन एवरेज से थोड़ा कम होता है, तो वो बच्चा स्लो सीखता है, चीज़ें जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाता है, तो उसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम, अटेंशन की ज़रूरत होती है, इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। या फिर बच्चे में एडीएचडी के सिम्पटम्स हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे चाइल्डहुड डिसऑर्डर होते हैं जिनको आइडेंटिफाई अगर हम सही समय पे कर लें और ऐसे बच्चों के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उसके माता-पिता या उसके टीचर ही सबसे बड़े उसके दुश्मन होते हैं। उस पे और दबाव बनाते हैं, उसको डाँटते हैं, मारते हैं। बिल्कुल। इससे बच्चा बहुत या तो बिहेवियर प्रॉब्लम डेवलप और कर लेता है या एडिक्शन कंपैरिजन में का चला भी जाता सर है। एक ट्रेंड जैसा चल चुका है, वो भी हम नहीं भूल सकते हैं कि तुलना हमेशा यही एक साइकियाट्रिस्ट भी कहता है जब एक डिप्रेस्ड बच्चा अपने अभिभावक के साथ पहुंचता है तो यही कहा जाता है कि तुलना ना करें अपने बच्चे की आप। तुलना भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है, दूसरों के बच्चे से अपने बच्चे की आप तुलना ना करें, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हम मान सकते हैं डिप्रेशन का। बिल्कुल, तुलना भी नहीं करना, दूसरे सामने बच्चों को ना डाँटना है, ना मारना है, ना जलील करना है, क्योंकि बच्चे में उससे सेल्फ एस्टीम डेवलप नहीं कर पाते बच्चे। अगर आप दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं या आप उसको दूसरों के सामने डाँट रहे हैं या टीचर भी कई बार ऐसा करते हैं कि क्लास में बच्चे के साथ में इस तरह का वो करते हैं, डाँट देते हैं सबके सामने या उसको इस तरह जलील कर देते हैं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चा पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा है, बच्चा शरारत कर रहा है, तो टीचर को इमीडिएटली उसको रेफर करना चाहिए, काउंसलर के पास काउंसलर होने चाहिए स्कूल्स में। आप बिल्कुल। देखें 10% में काउंसलर्स हैं, जबकि कंपल्सरी है, गाइडलाइन है कि हर स्कूल में कंपल्सरी एक काउंसलर रखना है, लेकिन उससे पेपर में होते हैं, रियल में नहीं होते हैं। तो ये आप देखें, ये इस पे इमीडिएटली प्रशासन को, गवर्नमेंट्स को काम करना चाहिए और एक रिपोर्ट सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि आप अपने बच्चों का, स्कूल के बच्चों का किस तरह से आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं और क्या डेटा आप डेली सबमिट, मतलब उसका एक रिपोर्टिंग होनी चाहिए, डेटा बिल्कुल। स्कूल को देना चाहिए गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए